कुनबा ही खाली हो गया, आधे इधर गए आधे उधर गए हैं, क्या मतलब। सबसे बड़ा नुकसान अपने दोस्तों का कोई करता है, अपने सहयोगियों का कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी है, और ये हमने सीख लिया है। वो कहते हैं दूध का जला तो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। हम सब तमाम चीजों को देख करके बड़े विश्वास से कह रहे हैं कि इस पूरी परिस्थिति से हरियाणा अब आगे निकलेगा और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से पीछा छुड़ा करके क्षेत्रीय दल की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। लेकिन दिग्विजय जी, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, लेकिन जैसे ही सत्ता की लस्सी वाली गिलास सामने आ जाए तो उसको गटगटा जाता है? नहीं मैडम। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये बंगाल में जिस तरीके से भाजपा ने भरपूर कोशिश करी ममता बनर्जी की सरकार को गिराने की, तो ममता बनर्जी भी लड़ाका है और हार नहीं मानती है। इतने प्रचंड प्रेशर के बावजूद ममता बनर्जी डरी नहीं, और बंगाल की जो विधानसभा है वहां पे कल बिल भी पेश कर दिया रेप के खिलाफ, जिसमें 12 दिन के अंदर कोई भी अगर जैसे रेप और डेथ का केस होता है या जघन्य अपराध होता है तो 12 दिन के अंदर फांसी की सजा और दूसरे भी प्रावधान जो दूसरे रेप केस होते हैं। तो उसके बाद में फिर ममता जी से त्यागपत्र मांगा जा रहा था, तो ममता जी ने उल्टा मोदी जी से त्यागपत्र मांग लिया और यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ के मुख्यमंत्रियों को भी त्यागपत्र मांग लिया। क्योंकि देखिए बंगाल में सिर्फ एक ही रेप केस हुआ ना, और कहाँ हो रहा है। और बंगाल में जो है जो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं तो बंगाल में ज्यादा नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा जो होते हैं ये हिंदी पट्टी के जो राज्य है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब जगह पे होते हैं। और यहाँ के जो अभी आपने देखा कि यूपी में तो इतने सारे केस हो गए थे, तो वहां की सरकार क्यों नहीं त्यागपत्र दे रही है? वहां तो रोज हो रहे हैं, रोज आप समाचार सुन रहे हैं कि 2-3 जगह तो जघन्य घटनाएं हो गई, मार दिया गया महिलाओं को रेप करके, है ना। तो ममता बनर्जी ने एकदम मतलब कि मोदी पे ही उल्टा चढ़ाई कर दिया। तो ममता बनर्जी की सरकार को कोई खतरा नहीं, क्योंकि जो बिल भी पास हुआ कल, तो उसमें भाजपा खुद जो है वो समर्थन में वोट करी, उसके खिलाफ वोट नहीं करी। क्योंकि सबको पता है कि महिलाओं पे जो अपराध हो रहे हैं बहुत जघन्य हो रहे हैं, जनता में भारी रोष है, और कोई भी पार्टी अगर उसके खिलाफ वोट करती तो जनता का गुस्सा उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से आता, तो मामला जो है वो शांत हो गया और ममता बनर्जी को कोई डिगा नहीं सका। दूसरी खबर, आर्यन मिश्रा, ये हरियाणा में जिस तरीके से मोदी ने 10 साल में जो हालत कर दी हरियाणा की, वहां पर देखिए तो हरियाणा सबसे अच्छा राज्य हुआ करता था देश में, तरक्की हो रही थी वहां पे, और वहां पे अब देखिए तो बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज्यादा है, वहां पर भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। और ये मोदी जी ने अपना जो हिंदुत्व वाला जो प्रयोगशाला हरियाणा में स्थापित कर दिया है, तो उसका नतीजा है कि मॉब लिंचिंग भयंकर तरीके से हो रहा है। मोनू मानेसर जैसे लोग वो खुले आम घूमते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, और वो लोगों को मार देते हैं। वो जुनैद और एक और दूसरा था ना, उसको मार दिया था भी करीब 1.5 साल पहले, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और ऐसे ही जो है मॉब लिंचिंग के केस आ रहे हैं। तो अभी भी हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते जो है तो बंगाल के जो एक माइग्रेंट वर्कर थे, उनको पीट पीट के मार दिया कि बीफ खा रहे थे, है ना। तो अभी क्या हुआ कि एक आर्यन मिश्रा करके है, तो वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, तो उसको चेस किया, गोली चलाते रहे और आखिरी में पकड़ के मार ही दिया कि इस शक में कि वो बीफ खा रहा था, ले जा रहा था। तो मालूम चला कि वो तो पंडित निकला, मिश्रा है, हिंदू है। तो इस पे अब भारी बवाल हो गया। तो सवाल ये है कि
अभी वो तो अगर मुसलमान मरा होता तब भी कुछ हल्ला गुल्ला नहीं करते, इन लोग दबा दिया जाता है। और वो हिंदू निकल गया तो इसीलिए मामला तूल पकड़ लिया, है ना। तो ये जो दिखाता है कि मोदी जी इस तरीके से एक तरफ तो बोलते हैं कि जो मॉब लिंचिंग वाले जो है ये अपराधी लोग होते हैं, उनको सजा होना चाहिए, मोदी जी 2017 में बोले, लेकिन दूसरी तरफ संरक्षण देते हैं। तो मोनू मनेसर जैसे लोग हैं तो वो तो खुलेआम बोलते हैं, है ना। तो सवाल है कि ये गौ रक्षा के नाम पर आप जनता को मार दे रहे हैं, लोगों को मार दे रहे हैं, मुसलमानों को मार दे रहे हैं, तो ये कहां तक जायज है भाई। और ऊपर से जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी हरियाणा के, तो वो बोलते हैं कि लोगों की जो आस्था पे चोट लगती है तो वो भड़क जाते हैं, तो वैसे केस होते हैं। तो मतलब कि वो जायज है, किसी को भी जान से मार देना जायज है। वो मतलब किसी के नाम पर, वो खाया या नहीं खाया अलग बात। और दूसरा चीज ये भी है कि जो बीफ होता है, तो बीफ तो गाय का भी हो सकता है या भैंस का भी हो सकता है, तो भैंस का तो जायज है, लीगल है देश में। और बीफ का भी जो है, तो बीफ जो एक्सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं, वो बड़े बड़े जो लोग जो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अल अरेबियन कौन कौन सी बीफ कंपनी और कौन कौन सी कंपनी सब बैठाए हुए हैं, वो तो हिंदू लोग हैं, कोई मुसलमान नहीं है। उनके ऊपर तो बुलडोजर नहीं चलता है, वो तो करोड़ों गायों का या भैंसों का हत्या कर रहे हैं। तो ये मोदी जी पे सवाल उठता है कि मोदी जो है कपड़े से पहचानते हैं, तो ये इस तरह का उन्होंने माहौल बना दिया है और इसीलिए पनप रहे ऐसे लोग, और ऐसे केस हर जगह दिखते रहते हैं। तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए, और इस तरह का जो केस हो रहा है तो इस पे अब एक केस हिंदू को मार दिया गया है, तब मामला तूल पकड़ लिया। और एक केस जो है वो अडानी का जो है वो हिंडनबर्ग जो है वो पहले खुलासे करता था बड़े बड़े, और अडानी को पकड़ता था। तो क्योंकि हमारे देश में जो है वो कोई अगर कोई कोशिश करता है अडानी के बारे में, तो उसके ऊपर ही उल्टा केस हो जाता है। एक प्रमंजय गुहा ठाकुरता करके है, तो अडानी के पोल खोलते थे, तो अडानी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा दी, तो अब उनकी आवाज ही बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ मत बोलो जब तक केस चल रहा है। तो इस तरह से आवाज दबा दिया जाता है। तो बाहर कोई आदमी बोला तो अडानी लपेटे में आया, उसके बाद में राहुल गांधी ने सवाल किया कि मोदी अडानी का क्या रिश्ता है ना, आपने देखा। और अब जो है हमारे देश में ये हिंडनबर्ग पर पैदा हो गया है। अब हमारे जो गोदी मीडिया जो है वो तो अडानी के बारे में कभी कुछ बताएगी नहीं, पता सबको है लेकिन बताएगी नहीं। तो पवन खेरा जो है कांग्रेस के बहुत ही शानदार प्रवक्ता है, जांबाज प्रवक्ता है और बड़े नेता हो गए हैं, तो उन्होंने खुलासा किया कि मालवीपुरी बुश वो अडानी के जो शेयर जो घोटाले में शामिल थी, तो उनका जो कनेक्शन अभी आ गया है कि आईसीआईसीआई बैंक, उसमें उन्होंने काम किया था 4-5 साल। तो उनको तनख्वाह मिलती थी, पगार मिलती थी उस समय 2000 मेरे ख्याल से 7-8 में काम कर रही थी, तो करीब 1.5 करोड़ उनको तनख्वाह मिलती थी। हाँ, और अभी जो है वो उनको तनख्वाह मिल रही है कि किस तरह से, तो बोलते हैं कि रिटायरमेंट बेनिफिट या पेंशन बोल सकते हैं। तो वो कितना मिल रहा है, तो 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ मिल रहा है सालाना। तो ये कहाँ कैसे मिल रहा है? कोई भी आदमी जब रिटायर होता है तो पेंशन अगर कोई मिलता है तो पेंशन कितना मिलता है? और आईसीआईसीआई बैंक में तो मुझे पता नहीं कि वो पेंशन देते भी है, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान दिखता नहीं है, तो वो कैसे दे रहे थे उसको। और जबकि मालवीपुरी बुश जो है वो सेबी की चेयरमैन थी, उसके पहले मेंबर थी, तो जब वो मेंबर थी तब से मिलना चालू हो गया, उसके पहले कुछ नहीं मिल रहा था। पहले जब तक वो काम कर रही तब तक पगार मिल रहा था।
और उसके बाद में जब वो वहां से छोड़ के वो सिंगापुर चली गई थी, तो उस समय कुछ नहीं मिल रहा था। और उसके अंदर जैसे ही वो सेबी की मेंबर बनी, तो यहाँ पे चालू हो गया आईसीआईसीआई बैंक से। तो अब जवाब देना है कि भाई आईसीआईसीआई बैंक से ये क्या पैसा था, आखिर किसी को इतना पेंशन मिल सकता है क्या? और ये पेंशन बीच बीच में रुक जाता है और फिर चालू हो जाता है, तो ये कैसे? तो इस पे आईसीआईसीआई बैंक ने जवाब दिया था। एक्चुअली पहले पूछे कि पैसा कैसे आ रहा है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने जवाब दिया। पवन खेरा ने सवाल पूछा था मोदी जी से, आईसीआईसीआई बैंक से और माधवीपुरी बुश से कि ये जो पैसा आईसीआईसीआई बैंक से जा रहा था वो किसका पैसा, कौन सा पैसा? तो आईसीआईसीआई बैंक ने जवाब दिया कि उनको पेंशन मिल रहा है। तो अगर पेंशन मिल रहा है तो इतना बड़ा पेंशन कैसे मिल रहा है? तो इस पे फंसे हुए हैं। अब आगे देखिए कौन भी जवाब देता है, लेकिन फंसे तो हुए। अडानी फंसा हुआ है, क्योंकि अडानी इस तरीके से फंसा हुआ है कि माधवीपुरी बुश जो सेबी की मेंबर थी, उसके अंदर चेयरमैन थी, तो अडानी के शेयर में पैसे लगाई हुए ना, तो माधवीपुरी बुश जो है उनको तो बर्खास्त पहले ही कर देना था, उनको ऊपर में कार्रवाई होनी थी, तो मोदी जी करवाते नहीं। और फिर अब माधवीपुरी बुश बहुत बुरी तरह फंस गई है। तो यहाँ से भी एक और लिंक आ गया कि आईसीआईसीआई बैंक से भी पैसा ले रही थी, वो बहुत जगह से पैसा ले रही थी, अडानी के शेयर में पैसा लगा रही थी। तो वो सबका जवाब देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे भी मोदी जी बहुत बुरी तरह फंसे हुए, मोदी जी को जवाब नहीं देते बन रहे। उसके बाद में जो हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, होने वाले हैं, तो उस पर काफी जबरदस्त तरीके से जद्दोजहद चल रही है। तो पहली बात तो ये है कि जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं कि कांग्रेस का वहां पे जबरदस्त फायदा मिल रहा है। कांग्रेस कुछ नहीं थी तो 55-60 सीट जीतने वाली है हरियाणा। तो एक तो पहले ही कांग्रेस का वहां पर आराम से जीत रही है, लेकिन कांग्रेस का अब यह है कि भाजपा बिल्कुल बचे ही नहीं, तो इसीलिए गठबंधन करने के लिए तैयार हो गई है। राहुल गांधी ने बोला, तो जो बातचीत चल रही है आम आदमी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से और यहाँ तक कि एक आध और पार्टियों से, तो कि ये इंश्योर करने के लिए कि भाजपा को कोई सीट मिले ही नहीं। तो ये जबरदस्त खबर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो है कम से कम 3-4 सीट जीत सकती है हरियाणा में। तो वो उनको वहां पे अगर जीते हैं तो भाजपा की सीट कम होगी। समाजवादी पार्टी भी 1-2 सीट जीत सकती है हरियाणा में। तो मतलब भाजपा का एकदम पूरा का पूरा वहां से एकदम भाजपा मुक्त कर देना है हरियाणा में, ये टारगेट रखा है राहुल गांधी। तो वहां पर इस पे चल रही है काफी बातचीत, काफी आगे बढ़ चुकी है और शायद आज कल में अनाउंस भी हो जाए गठबंधन। तो हरियाणा में जो है बीजेपी पूरी तरह हाथ हो जाएगी, मतलब 1-2 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा भाजपा। तो ये टारगेट है कांग्रेस का। अब देखते हैं कि कैसे बातचीत होती है, कैसे गठबंधन बनता है और चुनाव में फिर कैसे जाती है ये पार्टियां। लेकिन बहुत बुरी खबर है मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए, कि हरियाणा में पहले ही उनका सुपराधाक हो रहा है और अब तो अगर ये गठबंधन बन जाता है, इंडिया गठबंधन, तो मतलब भाजपा मुक्त हो जाएगा हरियाणा। तो मोदी जी आगे और भी जो दूसरे राज्यों में ऐसी पोजीशन दिखती है कि अभी जो 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हर जगह भाजपा जो है वो पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा में तो एकदम लगता है कि भाजपा मुक्त ही हो जाएगा।